आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी, बयान 14वां। वही आधी रात का समय होने पर भी किले में सन्नाटा नहीं है। दीवान साहब मुस्तैदी के साथ सब इंतजाम कर रहे हैं। कोई सलाह खाने से हरबे निकाल कर बांट रहा है, कोई मैगजीन की दुरुस्ती में जी जान से लगा हुआ है, कोई तोपों के लिए बारूद की थैलियां भरवा रहा है, कोई बंदूकों के लिए बारूद और गिन गिन कर गोलियां तकसीम कर रहा है। किसी तरफ कड़ाबीन वालों को कड़ाबीन में भरकर चलाने के लिए गोरखपुरी पैसे तौल तौल के दिए जा रहे हैं। एक तरफ गल्ले का बंदोबस्त हो रहा है। हजारों बोरे अन्न से भरे हुए भंडार में जा रहे हैं और दीवान साहब घूम घूम कर हर एक काम देख रहे हैं। इधर तो ये धूमधाम मची है, मगर उधर महल की तरफ सन्नाटा है। सिवाय पहरा देने वाले सिपाहियों के और कोई दिखाई नहीं देता। महारानी के महल के पास ही दीवान साहब का मकान है, जिसके दरवाजे पर तो पहरा पड़ रहा है, मगर पिछवाड़े की तरफ देखिए, एक आदमी कमन लगाकर ऊपर चढ़ जाने की फिक्र में है। लीजिए, वह छत पर भी पहुंच गया। अब मालूम होना चाहिए कि ये कौन है जो इतना बड़ा हौसला करके राज सिवान के मकान पर चढ़ गया। नकाब की जगह मामूली एक कपड़ा मुंह पर डाले हुए, जिसे देखते हुए इतना कह सकते हैं कि चोर नहीं है। ये आदमी छत पर होकर जब तक मकान के अंदर जाए, हम पहले ही चलकर देखें कि इस मकान में कौन कौन जाग रहा है और कहाँ क्या हो रहा है। भाई, ऊपर वाले खंड में एक सजा हुआ कमरा है, जिसमें जाने के लिए 5 दरवाजे हैं। उसके आगे पटा हुआ 8 दर का दालान है, जिसके हर एक खंभों और मेहराबों पर मालती लता चढ़ी हुई है। कुछ फूल भी खिले हुए हैं, जिनकी भीनी भीनी खुशबू इस दालान और कमरे को मुअत्तर कर रही है। इस कमरे में यूं तो बहुत सी बिलोरी हांडियां और दीवार गिरें लगी हुई हैं, मगर पिछले दरवाजे के दोनों बगल वाली सिर्फ 2 तिशाखी दीवार गिरों और गद्दी के पास वाले 2 छोटे छोटे क्षमादानों में मोमबत्तियां जल रही हैं। ये दोनों बैठ के सुनहरे क्षमादान बिलोरी मृदंगियों से ढके हुए थे, जिनकी रोशनी उस खूबसूरत कमसीन नौजवान औरत के गुलाबी चेहरे पर बसूबी पड़ रही है, जो गांव तकिए के सहारे गद्दी पर बैठी हुई है और जिसके पास एक दूसरी हसीन औरत गद्दी का कोना दबाए बैठी उसके मुंह की तरफ देख रही है। भाई, ये औरत भला की खूबसूरत थी। इसके हर एक अंग मानो सांचे में ढले हुए थे। इसके गालों पर गुलाब के फूलों की सी रंगत थी। इसके होंठ नाजुक और पतले थे, मगर ऊंची सांस लेकर जब वह अपना निचला होंठ दबाती, तब इसके चेहरे की रंगत फौरन बदल जाती और गम के साथ ही गुस्से निशानी पाई जाती। इसके नाजुक हाथों में स्याह चूड़ियां और हीरे के कड़े पड़े हुए थे। उंगलियों में 2-4 मानिक की अंगूठियां भी थी, जिनकी चमक कभी कभी बिजली की तरह उसके चेहरे पर घूम जाती थी। हुस्न और खूबसूरती के साथ ही चेहरे पर गजब और गुस्से की निशानी भी पाई जाती थी। इसके तेवरों से मालूम होता था कि जितनी हसीन है, उतनी ही बेदर्द और जालिम भी है। तेवर बदलने के साथ ही जब कभी ये अपने होठों को नामालूम तौर पर हिलाती, तो साफ मालूम हो जाता कि इसके दिल में कुटाई भी परले सिरे की भरी हुई है। मगर वो सब जो कुछ भी हो, लेकिन देखने में इसकी छवि बहुत ही प्यारी मालूम होती थी। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहने के बाद उस औरत ने, जिसका हुलिया ऊपर लिखाए हैं, ऊंची सांस ले क्षमादान की तरफ देखते हुए कहा, बहन मालती, तुम सच कहती हो। मैं खूब जानती हूँ कि वीर सेन का दर्जा किसी तरह कम नहीं है। महारानी के फौज का सेनापति है। उसकी वीरता किसी से छिपी नहीं है और मुझे भी बहुत चाहता है, मगर क्या करूं, मेरा दिल तो दूसरे ही के फंदे में जा फंसा है और अपने काबू में नहीं है। मालती, ठीक है, मगर तुम्हारे पिता ने तो वीर सिंह के साथ तुम्हारा संबंध कर दिया है और सभी को ये बात मालूम भी हो गई है कि कालिंदी की शादी बहुत जल्द वीर सिंह के साथ होगी। कालिंदी, जो हो, पर मुझे मंजूर नहीं है। मालती, अब भला ये तो सोचो कि इस समय बेचारी महारानी पर कैसा संकट आ पड़ा है। तुम्हारे पिता दीवान साहब किस तरह महारानी के नमक का हक अदा कर रहे हैं और दुश्मन से जान बचाने की फिक्र में पड़े हैं। अफसोस कि तुम उनकी लड़की होकर दुश्मन ही से मोहब्बत करना चाहती हो। खैर, इसे जाने दो। तुम खूब जानती हो जसवंत सिंह महारानी पर आशिक है और उन्हीं के लिए इतना बखेड़ा मचा रहा है। वह जानता भी नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हारी सूरत तक कभी उसने नहीं देखी, फिर किस उम्मीद पर तुम ऐसा करने का हौसला रखती हो। उसे क्या पड़ी जो तुमसे शादी करे।
कालिंदी, वो झक मारेगा और मुझसे शादी भी करेगा। मालती, ओहो, वाह, क्या अनोखा इश्क है। कालिंदी, बेशक, जब वह मुझे देखना खुशामद करेगा। मालती, हाँ, शायद तुमने अपने को महारानी से भी ज्यादा खूबसूरत समझ रखा है। कालिंदी, नहीं नहीं, इस कहने से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं महारानी से बढ़कर हसीन हूँ। मालती, तब दूसरा कौन सा मतलब है। कालिंदी, अरे नहीं नहीं, इस कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं महारानी से बढ़कर हसीन हूँ। तब दूसरा कौन सा मतलब है। कालिंदी, मैं उसे इस किले के फतेह करने की तरकीब बताऊंगी जिसमें सहज में उसका मतलब निकल जाए और लड़ाई दंगे की नौबत न आए। क्या तब भी वह मुझसे राजी नहीं होगा। इस सुनते ही मालती का चेहरा जर्द हो गया और बदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में अजीब तरह की चमक पैदा हुई। उसने सोचा कि कमबख्त तो गजब करना चाहती है, अब महारानी की कुशल नहीं। मगर बड़ी मुश्किल से उसने अपने भाव को रोका और पूछा, ओह, भला तुम उसकी क्या मदद करोगी और कैसे ये किला फतेह करा दोगी, मुझे भी तो जरा पता चले। कालिंदी, मैं खुद उसके पास जाऊंगी और अपने मतलब का वादा करा के समझा दूंगी कि फलानी सुरंग की राह से तुम इस किले में मैं फौज के पहुंच सकते हो, क्योंकि मैं खूब जानती हूँ कि शनिचर के दिन उस सुरंग का दरवाजा पेशन के आने की उम्मीद में खुला रहेगा। अब मालती अपने गम और गुस्से को संभाल नहीं सकी और भौं सिकोड़कर बोली, तब तो तुम इस राज्य को ही गारद करना चाहती हो। कालिंदी, मेरी बला से राज रहे या न जाए मुझे क्या है। मालती, क्या महारानी पर तुम्हें रहम नहीं आता। अरे महारानी भी तो एक गैर के लिए जान दे रही हैं, फिर मैं अपने दोस्त की मदद करूं तो क्या हर्ज है। मालती, अरे महारानी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को दुख हो, लेकिन तुम्हारी करतूत से हजारों घर चौपट होंगे, सो भी एक ऐसे आदमी के लिए जिससे किसी तरह की उम्मीद नहीं है। कालिंदी, अरे तुम्हें चाहे उम्मीद ना हो, मुझे तो बहुत कुछ उम्मीद है। मैं सोचे हुए थी कि तुम मेरी मदद करोगे, मगर हाय, तुम तो पूरी दुश्मन निकली। मालती, और तुम इस राजभर के लिए काल हो गई। कालिंदी, अच्छा, क्या सचमुच तुम मेरा साथ नहीं दोगी। मालती, कभी नहीं। जब तुम्हारी बुद्धि यहाँ तक भ्रष्ट हो गई है तो साथ देना कैसा। मैं इस भेद को खोलकर इस आफत से महारानी को बचाऊंगी। कालिंदी, आहा हा हा, लड़कपन से तुम मेरे साथ रहती आई, जो जो मैंने कहा तुमने माना, आज मुझे इस दशा में छोड़ अलग होना चाहती हो। क्या तुम कसम खाकर कहती हो कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी। मालती, हाँ हाँ हाँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी खातिर महारानी की जान पर आफत नहीं लाऊंगी। तुम मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखो। मैं फिर भी कह देती हूँ कि इस काम में तुम्हें कभी खुशी नहीं होगी, पीछे हाथ मलमल कर पछताओगी और कुछ करते धरते नहीं बन पड़ेगा। अफसोस, तुम दीवान सुमेर सिंह की इज्जत मिट्टी में मिलाकर क्षत्रिय कुल की कलंक बनना चाहती हो। तुम्हारे तो मुंह देखने का पाप है। बेचारी मालती कुछ और कहना चाहती थी मगर मौका नहीं मिला। बाघिन की तरह उछलकर कलंदी उसकी छाती पर चढ़ बैठी और कमर से खंजर निकाल, जो शायद इसी काम के लिए पहले से रख छोड़ा था, ये कहकर उसके कलीजे के पार कर दिया कि देखें तुम मेरा भेद कैसे खोलती हो। हाय बेचारी नेक महारानी की खैर ख्वाह और नमक हलाल मालती ने 2 ही 4 दफा हाथ पांव पटक हमेशा के लिए इस बदकार नमक हराम कलंदी का साथ छोड़ दिया और किसी दूसरी ही दुनिया में जा बसी। मगर उसी समय बाहर के दलान के कोने से ही आवाज आई, ए कालंदी, खूब याद रखियो कि तेरी ये शैतानी छिपी नहीं रहेगी। जो कुछ तूने सोचा है कभी वो काम पूरा नहीं होगा और बहुत जल्दी तुझे इस बदकारी की सजा मिलेगी। इस आवाज ने कालिंदी की अजीब हालत कर दी और वह एकदम से घबरा कर चारों तरफ देखने लगी। मगर थोड़ी देर में उसकी दशा बदली और वह खून से भरा खंजर मालती के कलेजे से निकाल हाथ में ले कमरे से बाहर निकली और भूखी राक्षसी की तरह इधर उधर घूम घूम कर देखने लगी, जिसमें उस आदमी का भी काम तमाम करे और जिसने उसकी कार्रवाई देख ली और सुन ली थी। मगर उसने मकान भर में किसी जानदार की सूरत नहीं देखी। कई दफे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गई मगर कुछ पता नहीं लगा। तब खड़ी होकर सोचने लगी। इसी बीच में कई दफे उसकी सूरत ने पलटा खाया, जिससे मालूम होता था वह डर और तरद्दुद में पड़ी हुई है। मगर एकाएक वह ठमक पड़ी और तक चौंक कर आफिया बोली, ओह, मुझे डर किस बात का। मगर किसी ने मेरी कार्रवाई देख ही ली तो क्या हुआ, अब मुझे यहाँ रहना थोड़ा ही है। हाँ,
अब जल्दी करनी चाहिए, बहुत जल्दी करनी चाहिए। कालिंदी तेजी के साथ एक दूसरी कोठरी में घुस गई जिसमें उसके पहनने के कपड़े रहते थे और थोड़ी देर बाद मर्दानी पोशाक पहने हुए बाहर निकली। नकाब की जगह रेशमी रुमाल मुंह पर बांधे हुए थे जिसमें देखने के लिए आग के सामने दो छेद किए हुए थे। कमर में खंजर खोसे और हाथ में कमंद लिए वे छत पर चढ़ गई और उसी के सहारे बेधड़क पिछवाड़े की तरफ उतरकर एक तरफ को रवाना हुई। ये मकान बैठक के तौर पर सज सजाकर कालिंदी को रहने को दिया गया था। इसके साथ ही सटा हुआ एक दूसरा आलीशान मकान था जिसमें कालिंदी की माँ और लौंडियां वगैरह रहा करती थी। कालिंदी बहुत ही टेढ़ी और जल्द रंज हो जाने वाली औरत थी, इसलिए उसके डर से बिना बुलाए कोई उसके पास नहीं जाता। हर 2-2 घंटे या जब तक जी चाहता वह अकेली ही इस बैठक में रहा करती थी। कालिंदी शहर पनाह के फाटक पर पहुंची जहां कई सिपाही संगीन लिए पहरा दे रहे थे। उसे पहुंचते ही जल्द फाटक की खिड़की खोलने के लिए कहा। एक सिपाही ने पूछा कि तुम कौन हो? कालिंदी ने कहा, मेरा नाम राम भरोस है, दीवान साहब का खास खिदमतगार हूँ। उनकी चिट्ठी लेकर बीर सिंह के पास जा रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्द उन्हें बुला लाने का हुक्म हुआ है। सिपाही, तुमने अपनी सूरत क्यों छिपाई हुई है? कालिंदी, इसीलिए कि शायद कोई दुश्मन का आदमी मिल जाए तो पहचान न सके, मगर मुझे देर हो रही है, जल्दी फाटक खोलो। दम भर भी कहीं रुकने का हुक्म नहीं और ये मौका भी ऐसा नहीं है। पहरे वाले सिपाही ने सोचकर कि अंदर से बाहर किसी को जाने देने में कोई हर्ज नहीं है। हमारा काम यही है कि कोई गैर आदमी बाहर से किले के अंदर आने ना पाए और अंदर से तो चाहे कोई भी चला जा सकता है। खिड़की खोल दी और कालिंदी खुशी खुशी बाहर हो गई। वाले सिंह का लश्कर यहाँ से लगभग 1.5 कोस की दूरी पर था। घंटे भर में यह रास्ता कालिंदी ने तय किया, मगर फौज के पास पहुंचते ही रोकी गई। पहरे वालों के पूछने पर उसने जवाब दिया कि महारानी कुसुम कुमारी की चिट्ठी लेकर जसवंत सिंह के पास आया हूँ। मुनासिब है कि तुम में से एक आदमी मेरे साथ चलो और मुझे उनके पास पहुंचा दो। वाले सिंह के यहाँ आज जसवंत सिंह की बड़ी कदर और इज्जत है। फौज का सेनापति होने के सिवाय वाले सिंह उसे जी जान से मानता है, क्योंकि अगर महारानी कुसुम कुमारी की फौज का पता वाले सिंह को वो ना देता तो बेशक वाले सिंह की किस्मत फूट ही चुकी थी। एक तो रणबीर सिंह के जख्मी होने से, दूसरे जसवंत सिंह की होशियार कर देने से वाले सिंह की जान बच गई। इससे भी बढ़कर जसवंत सिंह ने और एक काम किया था जिससे वाले सिंह बहुत ही खुश हुआ और उसे अपनी जान के बराबर मानता है। इस जगह पर यह कहने की कोई जरूरत नहीं कि नजर आती कि जसवंत ने कौन सा लासानी काम करके वाले सिंह को मुट्ठी में कर लिया है, क्योंकि आगे मौके पर यह बात छिपी नहीं रहेगी। जसवंत सिंह का समय देखकर बाले सिंह के कुल मुलाजिम फौज और अफसर इसका हुक्म मानते हैं। समझते हैं कि ये जिससे रंज होगा उसके सिर पर आफत आएगी और वह उसी तरह तोप के आगे रखकर उड़ा दिया जाएगा जिस तरह वह जासूस उड़ा दिया गया, जिसे महारानी कुसुम कुमारी के बनने की खबर बाले सिंह को पहुंचाई थी। असो जसवंत सिंह का नाम सुनते ही एक सिपाही कालिंदी के साथ हुआ और उसे जसवंत सिंह के पास पहुंचाकर अपने ठिकाने चला गया। आसमान पर सफेदी आ रही थी और बुझती हुई चिंगारियों की तरह 10-20 लुकलुपाते हुए तारे दिखाई दे रहे थे। जब कालिंदी जसवंत सिंह के खेमे के पास पहुंची, पहरे वालों से जाना गया कि वे अभी सो रहा है। साफ सवेरा हो जाने से मालूम हो जाएगा कि औरत है, इसलिए कालिंदी ने उसी वक्त खेमे के अंदर जाने का इरादा किया, मगर हुक्म के खिलाफ समझकर पहरे वालों ने ऐसा करने से रोक दिया। कालिंदी, अच्छा तुम अभी जाकर खबर करो कि महारानी का भेजा हुआ एक आदमी आया है। एक सिपाही, सरकार अभी सो रहे हैं, किसकी मजाल है जो उन्हें जाकर उठाए? कालिंदी, देखो लड़ाई के वक्त सफर में कोई फौजी बहादुर ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता। ऐसे मौके पर आराम को चाहने वाला कभी फायदा नहीं उठाएगा। फौज इस वक्त दुश्मन के मुकाबले में पड़ी हुई है। मुझे विश्वास नहीं होता कि जसवंत सिंह ने काम पड़ने पर भी नींद से जगाने की मनाही कर दी हो। पहरे वाला, देखो तुम्हारा कहना ठीक है, ऐसा हुक्म तो नहीं दिया गया, मगर कालिंदी, अगर मगर तगर की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी जाकर जगाओ, नहीं तो मैं तुरंत लौट जाऊंगा और इसका नतीजा तुम लोगों के हक में बहुत बुरा होगा। लाचार पहरे वालों ने खेमे के अंदर पैर रखा। आहट पाते ही जसवंत सिंह की आंख खुल गई और पहरे वाले सिपाही को अंदर आते देख बोले, जसवंत, क्यों, क्या है? पहरे वाला, हुजूर एक आदमी आया है, वह कहता है कि महारानी का संदेशा लाया हूं। अगर फौरन खबर ना करोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा।
जसवंत, क्या महारानी कुसुम कुमारी का संदेशा लाया है? ठीक है, मालूम होता है रणबीर चल बसा, तभी राह पर आई है। अच्छा, उसे हाजिर करो। कालिंदी खेमे के अंदर पहुंचाई गई। उसे देखते ही जसवंत उठ बैठा और उसने जल्दी में पहली बात तो ये पूछी, कहो रणबीर सिंह की क्या खबर है और आने का क्या इरादा है? कालिंदी, रणबीर सिंह अभी तक बेहोश पड़े हैं, मगर हकीमों के कहने से मालूम होता है कि 2-1 दिन में होश में आ जाएंगे। मेरे हाथ में महारानी ने कोई संदेशा नहीं भेजा है, मैं उनसे लड़कर यहाँ आया हूँ। आप मेरी खातिर करोगे तो 2 ही दिन में ये किला फतेह करा दूंगा। इस तरह आप साल भर में भी इसे फतेह नहीं कर सकते। महारानी के यहाँ मेरा उतना ही अख्तियार है जितना बाली सिंह के यहाँ आपका। इतना कहे अपने मुंह से नकाब हटा चारपाई के पास जा खड़ी हुई। उसकी बातों का जवाब जसवंत क्या देगा, इसका कुछ भी इंतजार न किया। कालिंदी की बातों ने जसवंत को उलझन में डाल दिया, मगर जब मुंह खोलकर पास जा खड़ी हुई तो उसकी हालत बिल्कुल बदल गई और उसके दिमाग में किसी दूसरे ही ख्याल ने डेरा जमाया। कमबख्त कालिंदी गजब की खूबसूरत थी। उसको देखते ही अच्छे अच्छे ईमानदारों के ईमान में फर्क पड़ जाता था। बेईमान जसवंत की क्या हकीकत थी कि उसके लासानी हुस्न को देखे और चुप रह जाए। फौरन उठ खड़ा हुआ, हाथ पकड़कर अपने पास चारपाई पर बैठा लिया और क्षमादान की रोशनी में जो इस वक्त खेमे के अंदर जल रहा था उसकी सूरत देखने लगा। कालिंदी के मन की भई, ईश्वर ने बेईमानों की अच्छी जोड़ी मिलाई। दोनों एक दूसरे के देखने से संतोष नहीं होता था। मगर इसी समय किसी ने खेमे के दरवाजे पर ताली बजाई, क्योंकि जब 2 आदमी खेमे के अंदर बैठे बातें कर रहे हों तो ऐसे वक्त में किसी सिपाही या गैर के बिना इतला अंदर जाने की मजाल नहीं थी। कालिंदी उसके पास पलंग पर बैठी हुई थी। ऐसे मौके पर वह कब किसी दूसरे को अंदर आने देता। खुद उठकर बाहर गया और देखा कि कई सिपाही एक आदमी की मुश्कें बांधे खड़े हैं। जसवंत, ये कौन है? सिपाही, ये महारानी का जासूस है, कहीं जा रहा था कि हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। जसवंत, किस वक्त और कहाँ पकड़ा गया? सिपाही, यहाँ से 5 कोस की दूरी पर कुछ देर रहते ही ये गिरफ्तार हुआ था। यहाँ आते आते बहुत रात हो गई। हुजूर आराम करने चले गए थे, इसलिए इतला नहीं कर सके। सवेरा होने पर हाजिर किया है। जसवंत, इसकी तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। सिपाही, जी हाँ, तलाशी ली गई थी, एक चिट्ठी इसके पास से निकली और कुछ नहीं। जसवंत, वह चिट्ठी कहाँ है, लाओ तो जरा। सिपाही ने वह चिट्ठी जसवंत के हाथ में ही, जिसे पढ़कर वह बहुत ही खुश हुआ। पाठक और श्रोतागण समझ ही गए होंगे कि चिट्ठी वही थी जो दीवान साहब ने वीर सिंह के पास भेजी थी और जिसमें लिखा था कि शनिचर के दिन ये मैं फौज की सुरंग की राह तुम किले के अंदर चले आना, दरवाजा खुला रहेगा। वह सुरंग कहाँ पर है इसका हाल वह औरत जो अभी आई है जानती होगी और वह जरूर मुझसे कह देगी। अब इस किले का फतह करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सोचता हुआ जसवंत फिर खेमे के अंदर चला गया।